So we will see the example here. I will write the question. देखिए, find circuit element. क्वेश्चन लिखना, find circuit element for given voltage and current. For given voltage and current, और वोल्टेज आपके पास दिया गया है इक्वल्स टू 9 sin t प्लस 45 डिग्री, और करंट दिया गया है आपके पास IT इक्वल्स टू 3 sin t माइनस 45 डिग्री। चलिए बताइए कौन सा सर्किट में एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, करंट इज लैगिंग, करंट इज लैगिंग द सोर्स वोल्टेज, करंट इज लैगिंग द सोर्स वोल्टेज। करंट जब इस सोर्स वोल्टेज को लैग कर रहा है तो कितने से कर रहा है ये भी देखना पड़ेगा हमें। तो देख लो करंट यहाँ पे क्या है, t माइनस 45 डिग्री, t माइनस 45 डिग्री, और ये क्या है t प्लस 45 डिग्री। करंट लैग कितने से कर रहा है, 90 डिग्री से। जब भी करंट लैग करता है 90 डिग्री से, whenever current lags the source voltage by 90 degree, we say that the circuit is purely inductive। आपको याद हो प्योरली इंडक्टिव में ही ऐसा होता था कि करंट लैग कर रहा होता है सोर्स वोल्टेज से, वो भी बाय 90 डिग्री। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, मान लो कि ये फेज 90 डिग्री नहीं होता, मान लो 60 डिग्री से लैग कर रहा होता करंट, मतलब यहाँ पे आपके पास 45 डिग्री है प्लस 45, और यहाँ माइनस 15 होता, तो 60 डिग्री से लैग कर रहा होता करंट। 60 डिग्री से लैग करने का मतलब, लैग कर रहा है इसका मतलब सर्किट में इंडक्टर है, 60 डिग्री से लैग करने का मतलब सर्किट में रजिस्टर भी है, RL सर्किट है वो। सो जब 90 डिग्री का फेज हो तो प्योरली इंडक्टिव होगा, देन करंट लैग, और 90 से कम होगा 60 डिग्री 30 डिग्री, इसका मतलब रजिस्टर भी है। ओके, तो यहाँ से ये तो मेरे को पता चल गया। अब देखो ये जो पीक वोल्टेज है 99, ओके, पीक वोल्टेज दैट इज V0 लिख लेता हूँ मैं इसको, V0 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, I0 टाइम्स XL। I0 क्या दे रखा है, जी, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव है इसका मतलब इसका रिएक्टेंस क्या डिफाइन करोगे, XL। तो वोल्टेज और करंट में रिलेशन हो जाएगा V इक्वल्स टू I इंटू R। So XL you will be getting 9 by 3, that is 3 ohm. So the answer will be 3 ohm. किसी को परेशानी होगी तो मुझे बताना, ठीक है। आसान सा प्रश्न, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसमें टफ नहीं होता है क्वेश्चन, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट बड़ा ही क्लियर होना चाहिए इनके क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए एक और सवाल, फाइंड एंगल मेड बाय सोर्स वोल्टेज with respect to voltage drop across inductor। क्वेश्चन है फाइंड एंगल मेड बाय source voltage, angle made by source voltage
with respect to VL, with respect to voltage drop across inductor। ये रहा सर्किट, ये कोई भी एसी सोर्स है और इस एसी सोर्स में वोल्टेज V अप्लाइड है और रेजिस्टेंस है 10 ओम का और इंडक्टेंस का भी रिएक्टेंस दे रखा है, दैट इज 17.32 ओम। ओके, तो इसको सॉल्व करिए। देखिए मैं करता हूँ, यहाँ पे मेरे को क्या है, VL और V के बीच में एंगल बताना है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर मैं फेजर ड्रॉ करूंगा, ये करंट कुछ हमें अज्यूम करना पड़ेगा और रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR। तो अगर मैं इसका फेजर ड्रॉ करता हूँ, करंट को बनाऊंगा रेफरेंस, ओके, और करंट के डायरेक्शन में ही आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, सॉरी रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और करंट में कोई भी फेज नहीं होता है, इसलिए आप VR को तो यहीं पे बना दो, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, VL क्या होगा, करंट इसमें लैग करता है तो VL आपको ऊपर बनाना है, ये VL हो गया। तो सोर्स वोल्टेज का डायरेक्शन क्या होगा, हमें पता है कि इस VR और VL का रिजल्टेंट, मतलब ये क्या आ गया, सीधा सोर्स वोल्टेज। तो आप पहले ये वाले एंगल मान लो फाई है, इस फाई को पहले फाइंड कर लो। तो 10 फाई विल बी इक्वल्स टू व्हाट, VL बाय VR, व्हिच इज नथिंग बट करंट सेम है तो XL बाय R, XL बाय R। XL आपके पास 17.32 है और ये 10 तो क्या आ गया, 1.732, इसकी वैल्यू है √3 की। तो फाई का आंसर आ गया कितना, 60 डिग्री। फाई आ गया 60 डिग्री, लेकिन ये अभी आंसर है नहीं। आपको क्या देखना है कि VL का एंगल, मतलब V का एंगल, सोर्स वोल्टेज का एंगल बताना है आपको विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडक्टर। तो आप क्या करो, यहाँ पे इंडक्टर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के पीक पे वेक्टर को तो आप कहीं भी उठा के ले जा सकते हो। अब आप देख लो कि कौन सा आंसर होगा आपका। ओके, एंगल मेड बाय सोर्स वोल्टेज, ये वाला एंगल, सोर्स वोल्टेज ये है और ये इंडक्टर का है, तो कितना एंगल हो रहा है ये देख लेंगे। द आंसर विल बी व्हाट, दिस इज द सोर्स वोल्टेज एंड क्वेश्चन को सही लिखा मैंने, फाइंड एंगल मेड बाय सोर्स वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू VL, सोर्स वोल्टेज का एंगल सही है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल मान लो अल्फा, तो ये आपने 60 डिग्री फाइंड किया है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में तो प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो यू कैन सी द आंसर। एक्चुअली ये क्वेश्चन DRDO में पूछा गया है, एक जूनियर साइंटिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम। एक RLC सर्किट है आपके पास, रेजिस्टेंस इज देयर, इंडक्टेंस इज देयर, कैपेसिटेंस इज देयर, a source voltage is also connected and the values given here is voltage drop across this resistor is 3 volt, across resistance and inductance combination it is given 5 volt and across capacitor it is given 8 volt। ये दिया गया आपको। आपको फाइंड क्या क्या करना है,
फाइंड करिए सोर्स वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू मतलब रिएक्टिव वैल्यू, और दूसरा फाइंड करना है आपको इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। क्या करोगे आप सबसे पहले देखो कि आर और एल को देखा जाए तो इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट ड्रॉप अक्रॉस आर एंड एल। आर में कितना 3 वोल्ट। तो आपको पता है कि आर एल में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसको मैं क्या मान लूं, चलो V1 मान लेते हैं, ठीक है। इस पूरे को मैं V1 मान लेता हूँ 5 वोल्ट को। दिस V1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, दिस V1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस के अक्रॉस स्क्वायर प्लस इंडक्टर के अक्रॉस स्क्वायर। ये हमने प्रूफ किया है। तो VL क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका स्क्वायर अंडर रूट। So this is, you will be getting 25 minus 9 16 under root 16 is 4 volt। एक आंसर आ गया। अब VL आपके पास आ चुका है, V चाहिए। RLC सर्किट में V क्या लिखते हैं आप, you write the VR square plus VL minus VC या VC minus VL का स्क्वायर। VR क्या है आपके पास, VR you have is 3 स्क्वायर VL minus VC। VL हमने 4 फाइंड किया और VC क्या है 8, ये क्या आ गया 5 वोल्ट। So these are two answers। अब देखना आपको एक चीज समझ में यहाँ पे अजीब सा लगेगा कि सोर्स वोल्टेज है और सोर्स वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा हो रही है। किससे, मतलब सोर्स वोल्टेज से भी ज्यादा वैल्यू से कैपेसिटर चार्ज है। कैसे पॉसिबल है, सोचो जरा। 5 वोल्ट की सोर्स लगा हुआ है लेकिन कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप 8 वोल्ट हो रहा है, पॉसिबल कैसे। तो पॉसिबल इसलिए है कि यहाँ पे 2 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। जब ये अपने तरफ से वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा होगा, इंडक्टर भी कुछ न कुछ डिस्चार्ज किया होगा, और इसको रेजोनेंस नहीं कह सकते यहाँ पे, धीरज क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, ये VL और VC दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, ये 4 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। रेजोनेंस नहीं कह सकते हैं। कारण ये है कि ये जब सोर्स इसको चार्ज कर रहा होगा कैपेसिटर को, उसी टाइम में इंडक्टर भी कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा कैपेसिटर को, क्योंकि इंडक्टर भी तो एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, ये भी तो एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो इसको बोलते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन। जब भी कभी ऐसा हो, व्हेन, मैं लिख देता हूँ, बाकी जरूरी तो अभी तक नहीं दिखा है मेरे को IIT या नीट में ऐसा क्वेश्चन। व्हेन VL इज ग्रेटर देन V, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सोर्स वोल्टेज से ज्यादा बड़ा हो, या कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सोर्स से बड़ा हो, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है वोल्टेज मैग्निफिकेशन, कॉल्ड वोल्टेज मैग्निफिकेशन। याद रखना इस वर्ड को, कहीं दिख जाए तो बस टिक कर देना है। रेजोनेंस का वजह तभी हो सकता है एवरीवन जब XL इक्वल्स टू XC हो या फिर VL इक्वल्स टू VC हो, ओके। जब तक ये दोनों वोल्टेज सेम नहीं होंगे, वी कैन नॉट से दैट द कंडीशन इज ऑफ रेजोनेंस। कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ RLC सर्किट फ्रॉम माय साइड, ओके। तो आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया था, अभी तो मैं आज टाइम पास डाला हूँ होमवर्क, कल भी टाइम पास ही था। तो अभी जो होमवर्क मैंने अभी पिछले वीक दिया था आपको, है ना, उसमें से क्या करना है, जो भी रेजोनेंस के जो भी AC के क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे, एक बार समय निकालना उनको कर लेना, है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है 5 वोल्ट, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज दे रखा है 20 वोल्ट, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज नहीं दिया है, और आपको ये सोर्स वोल्टेज दे दिया गया है 13 वोल्ट। तो आपको फाइंड करना है क्या, VC। VC क्या होगा, ये आपको
बताना है। यू हैव ऑप्शंस, ऑप्शन है आपके पास 8 वोल्ट, 32 वोल्ट, 8 वोल्ट भी हो सकता है या फिर 32 वोल्ट भी हो सकता है, बी में 20 वोल्ट। तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि आंसर तो ऑप्शन सी ही होगा, इसने इतना ऑप्शन दिया ही क्यों। चलो देखो मैं करता हूँ कैसे। तो जब भी, एक बात याद रखना, जब भी डायरेक्ट वोल्टेज गिवन हो, मैंने आपको बताया भी है, जैसे कि अपने घरों में सोर्स क्या बोलते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट है क्या, वो आरएमएस वैल्यू है। तो जब डायरेक्ट एसी का वोल्टेज दिया हुआ हो, इक्वेशन के फॉर्म में नहीं हो, तो आप इसको क्या समझोगे कि दे हैव गिवन द आरएमएस वैल्यू, इसका आपको आरएमएस कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर मैंने एक बात और बताया था, ये जो फॉर्मूला आप लिखते हो वी स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर v इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये वोल्टेज क्या है, आरएमएस वैल्यू है। तो डायरेक्ट आपको 13 दे रखा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 13 स्क्वायर, वी आर इज 5 स्क्वायर प्लस व्हाट, वी एल माइनस वी सी दैट इज 20 माइनस वी सी, या फिर आप इसको उल्टा भी तो लिख सकते हो, वी सी माइनस 20। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 144 इक्वल्स टू 20 माइनस वीसी का स्क्वायर। दूसरे पेज में चले जाओ, तो 20 माइनस वीसी इक्वल्स टू प्लस माइनस 12, so VC you can have either 8 volt और 32 volt, this is the answer। तो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो क्या, रेजोनेंस पे बेस्ड। ठीक है, जो भी आपको मैंने शीट दिया है इसमें जो भी क्वेश्चंस है रेजोनेंस के, उन सबको सॉल्व कर लेना। अभी 3 छोटी छोटी चीजें बची हुई है, आज हमको डिस्कस कर लेना है। एक है चोक कॉइल बोलते हैं इसको, CHOKE, चोक कॉइल। एक एक करके मैं बता देता हूँ। कुछ 3 पैरामीटर, 3 अलग अलग डिवाइसेस हैं, छोटा छोटा रोल है इनका, इसको समझ लेते हैं। चोक कॉइल होता है कि एक ये कॉम्बिनेशन है, choke coil is a combination of resistance and inductance, पॉइंट्स में लिख देता हूँ इसके। और इसमें जो है इंडक्टेंस की वैल्यू वेरी लार्ज होती है, वेरी लार्ज, और रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल, वेरी स्मॉल नहीं बट स्मॉल होती है। इसको क्यों यूज करते हैं, यूज्ड टू प्रोटेक्ट, यूज्ड टू प्रोटेक्ट द circuit, used to protect the circuit from high value of current, from high value of current। सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है हाई वैल्यू ऑफ करंट से चोक कॉइल को यूज कर। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, अभी एक सर्किट भी इसकी बना देता हूं मैं। एक रेजिस्टेंस होता है और एक इंडक्टर होता है सीरीज, इसको कहते हैं हम क्या, चोक कॉइल। दिस इज कॉल्ड व्हाट, चोक कॉइल। इसका देखो घर में तुम्हारे यूज है, अब तो शायद नहीं होगा क्योंकि अब तो बहुत डिजिटाइज हो गया है घर का भी सब कुछ, apparatus वगैरह। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो, आप देखना पुराने जमाने, खास करके अभी भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स में दिख जाएगा आपको, जो ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट में क्या होता है कि एक छोटा सा आप देखते होंगे ना, एक पिट्टू सा करके चौक होता है ना, बीच में यहाँ पे, मतलब इसकी जो पट्टी होती है लकड़ी की, इसमें लगी होती है। जिसने देखा है रेज योर हैंड, छोटा छोटा, इसको खोल दोगे तो ऑफ भी हो जाए, है ना। गुड, चलो अच्छा है, देखा है। इसी को कहते हैं चौक पर, ये होता है चौक। इसको, इसकी वजह से क्या होता है, जैसे अपने घरों में वोल्टेज कितनी आ रही है, आरएमएस वोल्टेज क्या है अपने घरों में, 220 वोल्ट, और ये बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट प्रोवाइड करता है, 220 वोल्ट
मतलब बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट प्रोवाइड कर, हाई करंट। जैसे इसका करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, आरएमएस वैल्यू की वजह से, तो ट्यूबलाइट आपका बर्न हो सकता है। तो इसके बीच में क्या किया जाता है, ट्यूबलाइट के साथ चोक कॉइल को कनेक्ट कर देते हैं, चोक कॉइल को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं ट्यूबलाइट के साथ। इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा करंट आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, इसको इंडक्टर क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, और जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट है ट्यूबलाइट को ग्लो कराने के लिए, उतना आगे सेंड कर देगा। ये चोक कॉइल का काम है। तो चोक कॉइल का काम, और ट्यूबलाइट तो क्या है, एक रेजिस्टेंस होता है इसका, है ना। कोई भी आप होम अप्लायंसेस की बात करो, इसका एक रेजिस्टेंस होता है, मान लो R5। तो ट्यूबलाइट के साथ, ट्यूबलाइट और चोक कॉइल को एक साथ जब आप कनेक्ट करते हैं, मान लो उनको एक साथ कनेक्ट, तो जो सर्किट बनता है, इफ आई अज्यूम सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस कैपिटल R एंड इंडक्टेंस L, और आप यहाँ पे कुछ AC 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का अप्लाई करोगे। अब इस सर्किट को तो आपने अभी भी एनालाइज किया है, 2 दिन 3 वर्षों से चल रहा है ये कार्यक्रम। क्या था, तो फेजर बना लो। फेजर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है इसकी। दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और इसमें क्या होता है, करंट लैग करता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL। यहाँ पे आ जाएगा रिजल्टेंट, ये एंगल आ जाएगा फाई, और इसी का रेजिस्टेंस फेजर अगर बनाए तो ये आ गया R, ऊपर आ गया क्या, XL, और इनका रिजल्टेंट है Z। तो यहाँ से कुछ फैक्टर्स हमने देखे हैं ऑलरेडी, वो सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। एक बार मैं फिर भी लिख लेता हूँ, कहीं आप बाद में आर्ग्यू करने लग जाओ। हाँ नहीं, बट ये चीजें हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। R² प्लस XL², या वोल्टेज V को क्या लिख सकते हो, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस का स्क्वायर का अंडर रूट। उसके बाद यहाँ पे आप cos फाई पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या डिफाइन करोगे, VR अपॉन सोर्स वोल्टेज। यहाँ पे cos फाई पावर फैक्टर कैसे डिफाइन, दोनों सेम वैल्यू आएगी पावर फैक्टर। यहाँ पे पावर फैक्टर आप डिफाइन करोगे क्या, R अपॉन Z। ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाती हैं जो भी आपने RL सर्किट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द चोक कॉइल। इसके एप्लीकेशंस, ये सारे पॉइंट्स आप याद, चोक कॉइल। कम टू द नेक्स्ट, अगला जो अपने को पढ़ना होता है, एक LC ऑसिलेशन। कई बार डिलेट का, लक्ष्य का डाउट आया कि सर LC पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं है, अब आपको हलवा लगेगा। वो मैंने पहले ही बोला था, एक बार अपन कर लेंगे तो बहुत आसान लगेगा। LC ऑसिलेशन की बात करते हैं। LC मतलब एक RLC सर्किट है, एक आपके पास RLC सर्किट है, और आप जब इसके सोर्स की फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हो, है ना, इसके सोर्स की फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं, V वोल्टेज, F फ्रीक्वेंसी, यू हैव R L C। फ्रीक्वेंसी को जब आप वेरी करोगे तो क्या होगा, इनके रिएक्टेंस वेरी करेंगे। रिएक्टेंस वेरी करेंगे तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ की रेजोनेंस हो जाता है। जब रेजोनेंस हो जाता है तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं रेजोनेंस कर्व, कर्व बिटवीन द करंट एंड द फ्रीक्वेंसी, ये डिफाइन हो जाता है। सॉरी, ऑन द y axis we will have current, and on x-axis we have frequency, and the frequency corresponding to the maximum current is called resonant frequency, and its value is 1/2 pi under root LC। ठीक है, 1/2 pi under root LC। ये RLC सर्किट है। अभी इसी RLC सर्किट में मैं ऐसा कर दूं, इम्पोर्टेंट होगा, मैं इसको रेड पेन से कर देता हूँ। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि रेजिस्टेंस 0 हो जाए इसी सर्किट का, तो सर्किट में क्या बचा, इंडक्टर बचा और कैपेसिटर बचा। और मान लो आपने सोर्स को हटा ही दिया, सोर्स को हटा दिया, फिर आप यहाँ पे कुछ एक हॉट वायर अमीटर कनेक्ट कर दो मेजरमेंट के लिए। इसमें ये देखा गया कि ये दोनों तो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है,
मैं विदाउट सोर्स भी, मतलब अगर रेजिस्टेंस को आपने जीरो कर दिया है, चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक, एसी है अभी। अगर एसी की पीक ई नॉट है, ई नॉट, और करंट कुछ आप आई एक्सपेक्ट करो जैसे एलसी, तो एट रेजोनेंस क्या होगा, एट रेजोनेंस तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी हो जाएगा, और वोल्टेज अक्रॉस एल और सी एक दूसरे कैंसिल कर देगा। सिंपली आप करंट क्या लिखोगे, बेसिकली करंट आप सर्किट में क्या लिखते हो, आई इक्वल्स टू व्हाट, पीक करंट आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर। अब ये आर हो चुका है जीरो, इसका मतलब ये वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी है, जो कि पॉसिबल है नहीं, हम उम्मीद करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस वोल्टेज को हटा भी दूं, ओके, इवन विदाउट वोल्टेज, इवन विदाउट दिस सोर्स वोल्टेज, बिना सोर्स वोल्टेज के भी यहाँ पे देखा जाता है कि देयर इज ए करंट इन द सर्किट, देयर इज द करंट इन द सर्किट, ये एडवांटेज मिल जाता है, करंट इन द सर्किट। मतलब इसमें सोर्स नहीं भी है, दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, ये बिहेव करने लग जाते हैं सोर्स की तरह, इसीलिए इसको ऑसिलेटर बोलते हैं। आगे आप पढ़ोगे हायर लेवल में कि ऑसिलेटर का बहुत बड़ा यूज है। आपको मैं यहाँ पे बस इतना ही बता देता हूँ, ये एल है आपके पास, सी है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि हाँ भाई यहाँ पे अगर हॉट वायर एमीटर लगा दे तो ये करंट मेजर करने लग जाता है। तो यहाँ पे ये जो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, जैसे कि एल से सी जाएगा, सी से एल, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इंडक्टर चार्ज हो रहा होगा, इंडक्टर चार्ज डिस्चार्ज हो रहा होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, ये फिनोमेना चलता रहता है। तो यहाँ पे एक बड़ा ही पॉइंट लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, जो करंट यहाँ पे फ्लो कर जाता है हॉट वायर एमीटर में जो आपको मिलता है, इसकी फ्रीक्वेंसी आप याद रखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा हमेशा, क्योंकि यहाँ सोर्स तो कुछ है ही नहीं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट जो है, जो हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पिछले केस में फाइंड किया है, वही हो जाता है 1/2π√LC। इसको ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट भी कहा जाता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक सेकंड का मेरे को टाइम दीजिए, आई वुड लाइक टू वेट करेंगे थोड़ा सा, ऑल ऑफ आई नीड टू हैव सम फॉर्मल। देख सो दो चीजें हमने देखी, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने आपको देखना है नेक्स्ट, दैट इज द ट्रांसफॉर्मर, ठीक, दैट विल बी द